आज ईटिंग डिसऑर्डर डिस्कस करूँगी और जो पेशेंट इस डिसऑर्डर के साथ आई हैं उनके सिम्टम्स और कैसे एनवायरमेंटल चीज़ों पे डिपेंड की हैं, ये कर रही हैं, वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ये चीज़ चल रही है कि उसने वेट गेन कर लिया है, इसने ऐसे खा लिया, वो ऐसे लगती है, या फिर ये भी इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, ये ऐसी है, ये सही नहीं है, ठीक नहीं, मतलब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं अब सब ठीक होंगे। आज का वीडियो जो है वो है ईटिंग डिसऑर्डर पे। ईटिंग डिसऑर्डर में बहुत सारी सब टाइप्स आ जाती हैं, जैसे पीका है, रूमिनेशन है, फिर अवॉइडेंट है, फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा है, फिर बुलिमिया नर्वोसा है। जो पेशेंट इसके बारे में बात करने जा रही है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिपोर्ट हुई है। इसमें इस डिसऑर्डर में ये होता है कि सीवियर एंड स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ गेनिंग वेट। आजकल हमारी सोसाइटी में एक एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों की तरफ जा रही है। इवन कि आप देख लेंगे कि बार बार मीडिया में भी इवन के मीडिया पर्सनस हैं जिनको आप देख रहे हैं, या जो आपके आप ये कह रहे हैं एक्टर्स हैं, उनमें भी हमने इतना वेट कम किया, हमने इतना वेट कम किया, हम इतना गेन कर लिया, आप आज 10 दिनों में वेट गेन कम कर लें, जैसे कमर्शियल्स आ रही हैं, बढ़ा लें, कम कर लें, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये चीज़ें जो हैं वो मतलब डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं पर्सनस को। अब उसकी वजह से जो वो पेशेंट थी या वो जो रिपोर्ट हुई हैं वो मिडल एज की हैं, मतलब 30-31 ऐसे इसी एज की। अब उसमें जो था वो सवियर एंड स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ गेनिंग वेट। एग्जैक्ट कॉज जो एनोरेक्सिया नर्वोसा की है वर्ल्ड वाइड भी अभी सही तरह से डायग्नोज नहीं हुई है कि मतलब कि रीज़न क्या बनती है, कॉज क्या है इसका। बट रिसर्चेस जो सजेस्ट करती हैं वो ये है कि कम्बिनेशन ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, थिंकिंग भी आ जाती हैं, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो रिसर्चेस भी इन्हीं चीज़ों पे हो रही होती है, आपके बायोलॉजिकल फंक्शंस पे हो रही होती है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे हो रही होती है, आपके थिंकिंग पैटर्न्स पे हो रही होती है। रिसर्चेस से ही पता चलता है कि ये बीमारी कहाँ से जनरेट हुई थी। आगे बात करें, पर्सन जो है वो जिसमें ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो इंक्लूड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हाई लेवल ऑफ परफेक्शन आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उस फीमेल में भी हाई लेवल ऑफ परफेक्शन थी कि भाई ये चीज़ इधर से इधर ना हो, मैंने इतना ज़्यादा खाना नहीं है, मैं इवन कि उसकी बॉडी की नीड ज़्यादा है मगर उसको यही होता था कि मैंने इससे ज़्यादा खाना नहीं है। फिर उसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, सच हाई लेवल ऑफ परफेक्शनिज्म, जो कि सारी चीज़ें ये परफेक्शनिज्म जो हाई लेवल ऑफ परफेक्शनिज्म जो कि मतलब एक्सट्रीम का हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल से डाइवर्ट कर जाता है, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आ जाता है। इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होती हैं वो फीलिंग लिमिटेड कंट्रोल ऑफ लाइफ हैं, और लो सेल्फ स्टीम की तरफ जा रहा होता है, टेंडेंसी टुवर्ड डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा रही होती है चीज़ें। लोग ये कह रहे होते हैं इर्द गिर्द के लोग, तुम ज़्यादा मोटी हो गई हो, तुम अब पतली हो गई हो, तो मोटे होने का अलग डिप्रेशन, पतले होने का अलग एंजाइटी, टेंशन। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके इन्वायरमेंट से भी जनरेट हो रही होती है। हर बंदे का जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें हार्मोन्स की मुख्तलिफ कंडीशंस को लेके, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ को लेके जो डिक्रीज़ हो रहे होती हैं, तो वो उनकी जो मतलब एक लेवल होते हैं वो कहीं कहीं पे हाई और कहीं पे लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो मेंटल इलनेस की तरफ चले जाते हैं। जिसमें होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पहले जो चीज़ ट्रिगर होती है वो स्ट्रेस हो जाता है। मुझे उसने ये बात करी, मतलब वो बंदा अपनी सोच से डिनाई नहीं कर पाता, निकाल ही नहीं पाता, वो उसी चीज़ को स्ट्रेस मतलब सोचता रहता है। स्ट्रेस कॉज टू डिप्रेशन और बाइपोलर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरफ चले जाता है, मतलब बहुत से डिसऑर्डर इससे आगे भी चले जाते हैं। उसमें सबसे पहले कुछ ऐसी रिसर्चेस भी हैं जिसमें ये भी बताया गया है कि ये अनयूजुअल ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से भी होता है। अनयूजुअल ब्रेन स्ट्रक्चर कैसे कि अगर आपकी बर्थ में कोई छोटी बहुत चेंजेस रही हैं या कोई ऐसा मसला हुआ है जो कि बाद में कवर तो हो गया है, मगर उसके कुछ अनयूजुअल स्ट्रक्चर या कुछ अनयूजुअल बिहेवियर्स की वजह से वो किन मेंटल इलनेस की तरफ लीड कर रहा होता है ये भी नहीं पता होता। क्योंकि कभी कभी वो ऐसा भी होता है कि उस बंदे को भूख ज़्यादा लगी होती है, वो खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, ज़्यादा खाता है, मगर आसपास के लोग उसको ये कह के तुम्हारे में बहुत ओबेसिटी आ गई है, तुम फैट ज़्यादा हो गए हो, तुम मोटे ज़्यादा हो गए हो, तो ये चीज़ें उसको अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। सबसे बड़ी बात कि जब ये एनोरेक्सिया नर्वोसा रिपोर्ट होने लगता है तो लो एपेटाइट हो जाती है, मतलब भूख का उसे पता ही नहीं चलता। जब वो अपने आप को पहले से ही आदी इस चीज़ का बना लेता है कि उसने रहना ही भूखा है, तो फिर उसको भूख का फील ही नहीं होता कि मुझे भूख लगी है कि मैंने खाना खाना है, या उसकी बॉडी भी मुझे उस चीज़ पे रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। फेयर ऑफ बिकमिंग फैट, रिफ्यूजल ऑफ फूड,
ज़्यादातर ये लड़कियों में मतलब फीमेल्स में मेल्स की निस्बत ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है, फीमेल में। और लड़कियों में तकरीबन एज 16 to 17, और जो वुमेंस आ जाती हैं वो 19 to 22 या 19 to 30 के दरमियान रेंज में आ जाती है, मतलब 20 मोस्ट कॉमन। तो ये चीज़ें अगर आपकी फूड है जो उसकी इंटेक है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है, आपके अंदर न्यूट्रिशंस की बिल्कुल कमी हो गई है, इसमें कैल्शियम हो जाता है, जिंक हो जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको इन सब चीज़ों की कमी हो रही है, इसमें फूड हैज़र्ड्स आ गए, मतलब वो खा ही नहीं रहा किसी आइटम्स को, कोई भी नहीं ले रहा, तो ये आयरन की अगर कमी हो जाती है वो नीमिया की तरफ चला जाता है, खून की ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम जिंक जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि फ्रूट्स इन सब चीज़ों से आ रहा होता है, उसके जहन में यही चल रहा होता है कि भाई मैं इससे फैट हो जाऊँगा तो नहीं खाऊंगा। कई दफ़ा तो प्रेग्नेंट वुमेंस को भी यार ये अपनी प्रेगनेंसी में मोटी हो जाती है, तो वो उस चीज़ को इतना सीरियस ले लेती हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी में भी अपने जो मिनरल्स विटामिन लेने होते हैं वो भी छोड़ देती हैं इन कंडीशंस की वजह से, स्ट्रेस, डिप्रेशन और इन चीज़ों की वजह से। ये डिसऑर्डर्स बहुत सी चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं। फिर एट द एंड अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में नहीं, तो वो डेथ का काज भी बन जाती है। इसलिए सब टाइप जो होती हैं ज़्यादातर ये मिलता जाके रिस्ट्रिक्टेड टाइप से और बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज वाले टॉपिक में बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी, इन डिसऑर्डर्स का आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस डिसऑर्डर से। आजकल हमारी सोसाइटी में भी इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपने देखी होंगी कि आपको भी मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप पतला हो जाएं, आप ऐसे हो जाएं, आप ये चीज़ यूज़ कर लें, आप ये चीज़ यूज़, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बता रहे होंगे मैंने इतना वेट लॉस किया, मैंने इतना गेन कर लिया था, ये हो गया था। मगर आपकी बॉडी को जिन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है उनको लिमिट में रह के देते हुए दें, ना आप अपने आप को हाई लेके जाएँ, ना ज़्यादा लो लेके जाएँ, आपकी दरमियानी फूड आपको चाहिए, क्योंकि वो आपकी एज के हिसाब से भी आपकी बॉडी को उस चीज़ की नीड है। अब बच्चा है, पैदा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फूड बढ़ती जाती है, तो फूड का बढ़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपको भूख लगनी चाहिए, भूख लगेगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपके मेंटल प्रोसेसेस अच्छे रहेंगे, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए यही है कि मुख्तलिफ टेंशन से, परेशानियों से बचें और नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए, पॉजिटिव रहिए। तो ओके जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।